नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने ऑस्कर पेस्टल और फर्डिनेंड वॉन रिchthofen को पढ़ा था, जो कि जर्मन जोग्राफर्स थे। इसी कड़ी में आज अपने पढ़ेंगे फ्रेडरिक रेटजेल को। रेटजेल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्मन जोग्राफर है और इनके बारे में अपने थोड़ा देखते हैं। रेटजेल जो है उनका जो जन्म है वो 30 अगस्त 1844 को और जो मृत्यु है वो 9 अगस्त 1904 को हुई। और इनका जो समय है वो आपको इनका जो जन्म है वो प्रूशा जर्मनी में हुआ था। प्रूशा जो किंगडम है जर्मनी का उसमें हुआ था। इससे पहले भी अपने प्रूशा किंगडम है उसके बारे में पढ़ा था। हमबोल्ट और रिटर जो है वो भी प्रूशा से रिलेटेड थे। तो इसकी थोड़ी लोकेशन देखते हैं। प्रूशा जो किंगडम है उसकी लोकेशन देखते हैं। ये जो बाल्टिक सागर जो तट है इसके जो पास वाला इसमें आप देख पाएंगे जर्मनी का है, मेजर पोर्शन जो है जर्मनी का है और पोलैंड का है कुछ पार्ट इसमें। और ये रूस का जो पार्ट है परूशिया वाला कालिनग्राद वाला ये पार्ट भी इसमें सम्मिलित है। तो ईस्ट परूशिया, वेस्ट परूशिया ये इसमें थोड़ा सा डिवीज़न किया हुआ है। जो प्रूशा जो किंगडम है उसकी जो कैपिटल थी पहले कोनिंग्सबर्ग थी। कोनिंग्सबर्ग अपन ने थोड़ा नाम पहले ध्यान दिया था, कोनिंग्सबर्ग या कालिनिंग्राद, और बाद में इसकी जो कैपिटल हो गई थी वो थी बर्लिन। तो आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए इसको। प्रूसा किंगडम है ये। नेक्स्ट, प्रूसा किंगडम की जो लोकेशन है वो बाल्टिक जो सागर है उसके दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र जो है वहाँ इसकी लोकेशन थी। और ये बड़ा एक राज्य था, किंगडम था। और बाद में इसका विभाजन होके जर्मनी और पोलैंड, चेक गणराज्य और ये अलग अलग पार्ट्स हो गए इसके। नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं करेंगे। और ये किन से प्रभावित थे वो देख लेते हैं थोड़ा। इन पे जो प्रभाव रहा वो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव रहा। 1859 में डार्विन का विकासवादी सिद्धांत आया था, जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसी इनकी बुक थी डार्विन की, उसमें आया था। तो 1859 में हमबोल्ट और रिटर का जो मृत्यु उपरांत ये सिद्धांत प्रकाशन में हुआ था और इसके डार्विनिज्म इसको बोलते हैं। डार्विन के विचारों से ये प्रभावित था। और लिप्जिंग जो विश्वविद्यालय है उसमें ये भूगोल के प्रोफेसर रहे थे और जोग्राफिकल सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना करी थी। तो सोसाइटीज़ को भी आपने थोड़ा ध्यान में रख के चलना है कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ आई भूगोल के जो उत्थान में जिन्होंने योगदान दिया। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि किन के संपर्क में आया। तो महान मानव शास्त्री थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मोरिज वेगनर और चार्ल्स मार्टिन जो प्राणी विज्ञानी थे, इनके संपर्क में आया और इनके विचारों का प्रभाव भी रहा इनके व्यक्तित्व पे। तो अपने देखेंगे आगे। नेक्स्ट है इनके शिष्य कौन कौन थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में कि इनके शिष्य कौन थे। तो एस्कर्ट फिशर और एलन चर्चिल सैम्पुल। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सैम्पुल, हेटनर इनके विचारों से प्रभावित थे। एस्कर्ट और फिशर भी थे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये सैम्पुल और हेटनर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रख के चलना है आपको। शिष्य ये किससे प्रभावित था और इनके विचारों से कौन कौन प्रभावित थे ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट इनकी बुक्स में देखते हैं। अपने बुक्स में है एंथ्रोपोजोग्राफी, नृतात्विक भूगोल, इसके 2 वॉल्यूम आए थे और ये 1882 में प्रकाशित हुई थी। एंथ्रोपोजोग्राफी नृतात्विक भूगोल या मानव भूगोल भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल जो 1897 में आई थी। नेक्स्ट है वाल्कर कुंडे, मानव जाति का इतिहास, ये इनकी इंपॉर्टेंट थी और ये वाल्कर जो कुंडे हैं वो 1895 में आई थी। वाल्कर कुंडे जो बुक है वो 1995 में आई थी। नेक्स्ट है ड्यूसलैंड और जो 1898 में लिखी थी और जर्मनी पर बेस्ड थी ये। हिस्टोरिकल लैंडस्केप, ऐतिहासिक दृश्यभूमि शब्दावली का प्रयोग भी ड्यूसलैंड जो है उसमें किया गया था। तो इनके इमेजेस के थ्रू अगर स्टडी करना चाहें अपने वाल्कर कुंडे को देखें। तो वाल्कर कुंडे जो बुक है इनकी, वाल्कर कुंडे के बारे में थोड़ा सा इसका मैप देखते हैं, अपने इमेज देखते हैं इसकी। वाल्कर कुंडे जो इनकी बुक है और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। तो आपको इसको ध्यान में रख के चलना है। वाल्कर कुंडे जो बुक है और द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये भी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। और एंथ्रोपोजोग्राफी है वो भी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। इनका योगदान देखते हैं अपने भूगोल में। भूगोल में इनका क्या योगदान था और इनको किस लिए जाना जाता है वो भी अपने देखेंगे। इनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है,
ये सिस्टमेटिक ज्योग्राफर थे। इनसे पहले भी अपन देख चुके हैं सिस्टमेटिक ज्योग्राफर जो हैं, हम्बोल्ट को देख चुके हैं अपने। हम्बोल्ट जो हैं वो सिस्टमेटिक ज्योग्राफर थे और उन्होंने जो है क्रमबद्ध भूगोल की है वो भी नींव डाली थी। इससे पहले जो वरेनियस था वो भी सिस्टमेटिक, उसने बांटा था भूगोल को, 2 भागों में बांटा था, सिस्टमेटिक सामान्य और विशेष 2 भागों में बांटा था वरेनियस ने। तो हम्बोल्ट जो थे वो सबसे पहले क्रमबद्ध भूगोलवेता थे और इमैनुअल कांट ने भी भूगोल को क्रमबद्ध एक व्यवस्थित विज्ञान बनाने का प्रयास किया था और ये भी सिस्टमेटिक ज्योग्राफर थे। मोस्ट ऑफ जो आपको मिलेंगे जिनका जो सबसे ज़्यादा इनका फेमस जो वर्क है वो सारे लगभग आपको सिस्टमेटिक ज्योग्राफर मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी पॉइंट में, ये डिटर्मिनिस्टिक या निश्चयवादी भूगोलवेता थे। इनको फादर ऑफ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है, नियतिवाद के पिता भी कहा जाता है इनको। और जैसे कि इन्होंने मानव भूगोल पे फोकस किया, प्राकृतिक भूगोल को मानव के परिप्रेक्ष्य से पढ़ना चाहिए, तो इनको नृतात्विक भूगोलवेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने अध्ययन की लगभग जितने भी अपन ने जो भी ज्योग्राफर पढ़े उनके अपन ने अध्ययन की उपागम देखे, पद्धति देखी। तो इनका जो उपागम था वो था निगमनात्मक या डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है? डिडक्टिव अप्रोच में सामान्य से विशेष तर्कों की रचना है वो सामान्य से विशेष होती है। ये हम हर बार देखते हैं कि तर्कों की रचना किस प्रकार से होती है, सामान्य से विशेष होती है। जैसे कि कोई साधारण नियम हो गया और उसको फिर ये नियम हो गया, इसको फिर एग्जाम्पल के थ्रू अपने को प्रस्तुत करना, तो ये हो गया सामान्य से विशेष। और इसकी जो बिल्कुल अपोजिट होती है वो होती है आगमनात्मक अप्रोच। तो आगमनात्मक अप्रोच के भी पढ़े थे अपन ने, अरस्तु को पढ़ा था, ऐसे अरस्तु ऐसे आगमनात्मक, आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हो थोड़ी सी ट्रिक्स के थ्रू, बाकी आपको याद रह जाएंगे क्योंकि हर बार अपने लेक्चर में रिवाइज करेंगे कि कौन सा जो ज्योग्राफर है वो किस उपागम का था, किस अप्रोच का था, तो आपको याद रह जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें आपको। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक डार्विनवाद का जनक कहा जाता है इनको, क्योंकि अपन ने पहले भी देख लिया था कि ये डार्विन के जो विचार हैं, डार्विनिज्म जो कंसेप्ट है उसके इन्फ्लुएंस्ड थे ये, तो इनको इसका जनक भी कहा जाता है। डार्विनवाद जो है उसको हम अगर देखना चाहें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो सक्षम है वही रह सकता है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, इससे ये प्रभावित थे, डार्विन के कंसेप्ट से ये प्रभावित थे। तो आपको ध्यान में रखना है ये डार्विन के समकालीन होने थे और इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज जो आई थी 1859 में, ये उसके कंसेप्ट से प्रभावित थे और इसी सिद्धांत को इन्होंने मानव समाज पे लागू किया कि जिस प्रकार से कोई जीव है प्रकृति में, अगर वो संघर्ष करेगा और उसके अनुकूल खुद को नहीं बना पाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति है या मानव समाज है, अगर वो अपने पर्यावरण के साथ नहीं करेगा संघर्ष तो वो अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। आगे इन्होंने क्या कहा, रेडजल से पहले हम्बोल्ट द्वारा व्यवस्थित भूगोल की और रिटर द्वारा प्रादेशिक भूगोल की नींव डाली जा चुकी थी, इसी पे इन्होंने आगे कार्य किया। और पेस्टल वेरिस्थोपेन ने पृथ्वी की आकृतियों के व्यवस्थित अध्ययनों की रूपरेखा इंगित की थी, परंतु रेडजिल का जो योगदान है वो विभिन्न जनजातियों, देशों व जनजीवन के तौर तरीकों की तुलना प्रस्तुत करने में और उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी इनका वर्णन करने में इनका ध्यान ज़्यादा था। तो रेडजिल जो है उन्होंने केवल और केवल प्राकृतिक भूगोल पर ही फोकस नहीं रख के मानव भूगोल पर भी फोकस किया, तो इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है जैविक राज्य के विचार का जनक। राज्य है वो एज ए ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, राज्य जो है वो एज ए स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म, ये इनका मानना था कि जो राज्य है उसको भी एक जीव की भांति संघर्ष करना चाहिए। जीव जो है वो किस प्रकार पर्यावरण में संघर्ष के फलस्वरूप बना रहता है, उसी प्रकार राज्य जो छोटे राज्य हैं उनको संघर्ष करना चाहिए और बड़े राज्य जो हैं उनका अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए उनके द्वारा। तो ऐसा इनका मानना था, ये बहुत गलत सोच थी। इस प्रकार जो जर्मनी है उसमें युद्धों को बढ़ावा मिला, तो ये इनकी सोच थी और बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था इसको। ये थोड़ा देखते हैं अपन ने, रेडजिल की जो नियतिवादी सोच थी वो जर्मनी से बाहर लोकप्रिय हुई और जो अन्य जो हैं फ्रांस, इंग्लैंड, वहाँ इसको समर्थन मिला। और इसकी जो शिष्य थी उसने भी वातावरणीय दार्शनिकता में बहुत विश्वास किया। एलन चर्चिल सैम्पल जो थी अमेरिकन जो थी, और इनका मानना था कि जो पर्यावरण है वही सब कुछ है। इनका जो योगदान है ह्यूमन ज्योग्राफर
इनको कहा जाता है, मानव भूगोलवेता इनको कहा जाता है। मानव भूगोलवेता इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि इन्होंने यूएसए व मेक्सिको में रेड इंडियन प्रजाति, इससे पहले रिटर ने थोड़ा इन पे वर्क किया था, रेड इंडियंस जो है रिटर ने भी किया था, और जो अपन ने पढ़ा था पेस्टल को पढ़ा था, और उसके बाद जो रिचथोपेन को पढ़ा था उन्होंने भी प्रजातियों का वर्णन किया था रिचथोपेन ने। तो आपको पीछे वालों को भी रिवाइज करते हुए चलना है। रिचथोपेन जो थे उन्होंने भी वर्णन किया था। रिचथोपेन ने 7 और जो रिटर थे उन्होंने 4 भागों में बांटा था विश्व प्रजातियों को। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी यूएसए व मेक्सिको में रेड इंडियन जो प्रजाति है उसका अध्ययन किया, और इन्होंने बताया कि मानव भूगोल में जो इनका योगदान था वो विभिन्न जातियों, जनजातियों और देशों में जीवन के तौर तरीकों की तुलनात्मक प्रस्तुति जो है उसमें इनका योगदान है। किस प्रकार से जो समाज है उसके जीवन के, उसके संस्कृति के, रहने के जो तौर तरीके हैं उनका इन्होंने प्रभावी ढंग से इन्होंने वर्णन किया। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी, एंथ्रोपोज्योग्राफी जो शब्द है वो सबसे पहले रेडजेल ने यूज किया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में कि एंथ्रोपोज्योग्राफी है वो शब्द किसने दिया, तो आपको ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट है इनकी जो बुक आई थी एंथ्रोपोज्योग्राफी, उसका जो प्रकाशन है वो 1882 में हुआ था, और इसके 2 वॉल्यूम आए थे, एंथ्रोपोज्योग्राफी के 2 वॉल्यूम आए थे। और इसका जो फील्ड वर्क जो था यूएसए व मेक्सिको पे करने के बाद इसका प्रकाशन हुआ था। और निगमनात्मक अप्रोच देख ली थी हमने इनकी, और रेड इंडियन प्रजाति के बारे में इस पुस्तक में वर्णन था। व्यक्तियों व प्रजातियों का भौगोलिक विवेचन किया गया था इस पुस्तक में। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें प्रथम खंड जो था उसका प्रकाशन हुआ था 1882 में, द्वितीय खंड जो था वो 1891 में प्रकाशन हुआ था। प्रथम खंड में है वो मानव व पृथ्वी के संबंधों की चर्चा है, वे नियतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। सामाजिक डार्विनवाद का या डार्विन के जो कंसेप्ट है उसका इस पे प्रभाव था, उसी पे बेस्ड ये प्रथम खंड या फर्स्ट जो वॉल्यूम है उसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो है वो द्वितीय खंड 1891 में प्रकाशन हुआ इसका। मानव केंद्रित जो ह्यूमन सेंट्रिक जो दृष्टिकोण है उसको अपनाया और मानव प्रवसन पर बल दिया गया। माइग्रेशन किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, माइग्रेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, घटक हैं, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। माइग्रेशन को अगर प्रभावित करने वाले घटक में देखें तो राजनीति है वो भी माइग्रेशन को प्रभावित करती है, पर्यावरण है वो भी प्रभावित करता है, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, शांति या फिर रोजगार के लिए भी लोगों को माइग्रेशन या प्रवास करना पड़ता है। तो ये अपन प्रवास जो भूगोल पढ़ेंगे उसमें अपने और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इन्होंने प्रवसन के कारण पर बल दिया, अध्ययन किया उनका, और मानव पर पर्यावरण के प्रभाव की विवेचना की, और मानव का प्रवास है वो किन किन घटकों से नियंत्रित होता है उसके बारे में बताया, उसकी जीवन शैली और भौतिक पर्यावरण द्वारा किस प्रकार नियंत्रित होती है वो बताया। रेडजेल जो है वो नियतिवादी विचार का जनक कहलाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले मानव समुदायों पर पर्यावरण के प्रभाव की विवेचना की थी, और ये बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बताया था, और जीव की भांति संघर्ष करना पड़ता है ये भी बताया इन्होंने। नेक्स्ट है कि रेडजेल जो थे वो लंगड़े नियतिवाद के पक्षपाती नहीं थे, बिल्कुल कंसेप्ट इनका क्लियर था कि मानव है वो नियतिवादी अप्रोच के बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, ये इनका मानना था। और इनका कहना था, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ सकता है कि रेडजेल जो है वो लंगड़े नियतिवाद का पक्षपाती नहीं था, वह प्रकृति के खेल में मनुष्य को या फिर मानव को सहभागी मानता था, और उसके अनुसार समान जो परिस्थितियां हैं वो समान जीवन पद्धति को जन्म देती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है कि समान जो परिस्थितियां हैं वो समान जीवन पद्धति को जन्म देती है। पर अपन ने जब इससे पहले जो अपन ने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, क्वेश्चन में अपन ने देखा था असरेशन रीजन का एक क्वेश्चन था, तो उसमें हमने देखा था कि जो समान परिस्थितियां हैं वो समान तरह की जीवन पद्धति को जन्म नहीं देती है। ये रेडजेल का मानना था, पर हमेशा ये सही नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो CS क्लाइमेट का हमने उसमें एक क्वेश्चन देखा था कि जहाँ जहाँ CS क्लाइमेट है वहाँ अच्छे डेवलप्ड कंडीशन होनी चाहिए, और
तो ऐसा नहीं होता, हर बार जो CS क्लाइमेट है वहाँ सेम परिस्थितियाँ नहीं मिलेगी। तो जलवायु है वो प्रभावित करती है, पर इतना भी प्रभावित नहीं करती कि जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ पर सारी दशाएं हैं वो हर बार समान हो। तो आप इसको अच्छे से डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो, जहाँ अपन ने क्वेश्चन पेपर किया है डिस्कस, वहाँ इसको फिर से जाके आप देख सकते हो वीडियो को। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक जो डार्विनवाद है ये इसकी अपन ने पहले चर्चा कर ली है। पेड़ पौधे जो जीव जंतु जिस प्रकार संघर्ष करते हैं अपने वातावरण के साथ, उसी प्रकार जो मनुष्य है उसको भी संघर्ष करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट है ये राजनीतिक भूगोलवेता थे, और पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इनकी बुक थी, वो भी अपन ने देखी थी। पॉलिटिक्स ज्योग्राफी या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल इनकी बुक थी। और इनका जो मुख्य योगदान था वो राज्यों के आकार, आकृति, सीमाओं का अध्ययन किया इन्होंने और उनका वर्णन प्रस्तुत किया। राज्यों का जैविक विकास किस प्रकार से होना चाहिए, तो ये भी इन्होंने पढ़ा था कि राज्य है वो एक जीव की तरह। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये भी देखे हैं अपने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इनका कहना था कि जो बिल्कुल अनुकूल हो जाता है अपने वातावरण के, वही वातावरण में रहने योग्य है या फिर रहने का अधिकारी है, ये इनका मानना था। और ये डायरेक्ट जो कोट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। तो हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक से इन्होंने लिया था। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में शामिल किया था, इसी से प्रभावित होकर जो ओरिजिन ऑफ स्पीसी है उसमें भी इसका वर्णन था। रेडजिल जो है उनकी जो फिलोसॉफी थी, दार्शनिक आधारभूत दार्शनिक थे वो, और प्राकृतिक वातावरण में जीवों की भांति ही मानव को संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ लेवेंस्ट्रम। लेवेंस्ट्रम की अवधारणा है वो देखते हैं, समझते हैं उसको थोड़ा सा। लेवेंस्ट्रम जो कंसेप्ट है वो इसके जो जनक थे उसका, रेडजेल जो थे इसके जनक थे। और लिविंग स्पेस की जो अवधारणा है उसका मतलब होता है कि कोई भी मनुष्य है या फिर कोई भी जीव है उसको एक लोकेलिटी होती है उसकी, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, तो उसको रहने के लिए क्षेत्र चाहिए। रहने के लिए क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि उसका उस क्षेत्र में प्रभुत्व होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए उसका। तो ये इनका ऐसा मानना था। लिविंग स्पेस की अवधारणा को इन्होंने विकसित किया, और जो जर्मन जो थे उन्होंने इनके कंसेप्ट को मानते हुए, और ये विश्व युद्ध में कूद चुके थे लेवेंस्ट्रम का नारा लगाते हुए। तो इन्होंने कितना प्रभाव था इनका वो अपने देख पा रहे हैं इस वाले लेक्चर में। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक जीव को रहने के लिए स्थान चाहिए, उसी प्रकार से राज्य को भी अपने विस्तार के लिए उसकी एक जो लोकेलिटी है उसका विस्तार होना चाहिए। जिस प्रकार अपने देखते हैं कि वर्तमान में भी जो जियोपॉलिटिक जो स्ट्रेटेजी चल रही है, जियोपॉलिटिक स्ट्रेटेजी चल रही है, उसमें जो बड़े जैसे जो कंट्री हैं वो क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, अपने जो टेरिटरी है उसका विस्तार करते हैं, सीमा विस्तार करते हैं। तो वो इसी कारण करते हैं क्योंकि उनको क्या होता है कि खनिज या फिर जो भी उस क्षेत्र में जो भी भौतिक जो संपदाएं हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका वो लाभ उठा सकते हैं। और जो कमज़ोर राज्य हैं उनको हड़प कर उनकी जो राजनीतिक सीमाएं हैं उसका विस्तार कर लेते हैं अपने, और उनके रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। लेवेंस्ट्रम की अवधारणा किसने विकसित करी? रेडजेल ने विकसित करी। और राज्य को जीव की भांति संघर्ष करना चाहिए अपने पर्यावरण के साथ, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं अपने, यूनिटी इन डिफरेंशिएटी, विभिन्नता में एकता। ये वाली जो कंसेप्ट है अपन पहले भी देख चुके हैं, यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी हम्बोल्ट का कहना था, यूनिटी इन डिफरेंशिएटी रेडजेल का आधारभूत नियम था कि जो भी घटनाएं हैं प्राकृतिक वातावरण में, हमें जीव और निर्जीव जो घटक हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, फिर भी जो अगर अपने समग्रता में इनका अध्ययन करें, एज ए होल अप्रोच अगर अपने अध्ययन करें, तो वो सारे संबंध हैं आपस में, उनमें एक एकता का नियम पाया जाता है, एक यूनिवर्सल एक उनमें जो यूनिटी है वो इनमें पाई जाती है। तो ऐसा इनका मानना था कि जीव और निर्जीव है वो समग्र एक इकाई के रूप में है और ये अलग अलग नहीं है। तो रेडजेल का मानना था कि प्रदेश के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में उत्पादन के तौर तरीके और जनजीवन के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। उत्पादन के तौर तरीके और जनजीवन के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनमें एक यूनिवर्सल यूनिटी पाई जाती है, सार्वभौमिक एकता पाई जाती है, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट है रेडजेल जो है, इनकी जो पुस्तक थी राजनीतिक भूगोल, इसमें इन्होंने स्टेट की तुलना जीव से करी।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, स्टार मार्क कर सकते हो आप इसको। तो राजनीतिक भूगोल है, उसमें इन्होंने स्टेट की जो तुलना है वो जीव से करी, राज्य की जो अवधारणा है वो जीव की तरह विकसित होना बताया राज्य को। अगर इसका थोड़ा सा और डिटेल में अपन स्टडी करना चाहें, नोट्स जो हैं वो डायरेक्ट नेट के एग्ज़ाम के लिए हैं। इससे भी अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो या फिर इंटरव्यू में जाना हो तो आपको थोड़ी सी डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है, तो इसका भी थोड़ा देख लेते हैं अपन डिटेल में। ये वाला अपन देख चुके हैं। और एंथ्रोपोजोग्राफी जो शब्द है वो रेटजेल ने दिया, ये भी अपन ने देख लिया है एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द। और एंथ्रोपोजोग्राफी व पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इसको मानव भूगोल को इन्होंने बांटा, एंथ्रोपोजोग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बांटा। और लेवेंस्ट्रम के लिए इसको ख्याति मिली। और राज्य की जो तुलना है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से करी, ये भी अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट जो है इन्होंने प्रजातियों का अध्ययन किया था, रेड इंडियंस का, ये भी अपन ने देख लिया था, रेड इंडियंस का अध्ययन किया था। और नेक्स्ट है लिप्जिंग विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हुए थे। और 2 बुक्स आई थी इनकी 1878 में और 1880 में, उत्तरी अमेरिका पर जो बुक्स आई थी इनकी। और एंथ्रोपोजोग्राफी है वो 1872 की अवधि में पूर्ण हुई थी। इसके 2 वॉल्यूम पढ़े थे अपन ने, एंथ्रोपोजोग्राफी के 2 वॉल्यूम स्टडी किए थे अपन ने। और इसको विश्व भर में ख्याति मिली थी। और यहाँ इस बुक में किसका वर्णन है, जो लोगों के रहने सहने या जीवन शैली का अध्ययन है। पहली जिल्द में मानव व पृथ्वी के संबंधों की चर्चा और दूसरी जिल्द में मानव का पर्यावरण पर प्रभाव की विवेचना है। नेक्स्ट देखते हैं, रेटजेल का मत था कि भौगोलिक जो चर्चा है उसमें सोसाइटी को भुलाया नहीं जा सकता और न ही उसको पृष्ठभूमि में धकेला जा सकता। इसका मतलब समाज जो है वो मुख्य पृष्ठभूमि में है। और ये लंगड़े नियतिवाद का समर्थक नहीं था, ये भी अपन देख चुके हैं। और प्रकृति के खेल में मानव जो है उसको सहयोगी मानता था, सहभागी मानता था, और वो दास नहीं समझता था। एक पार्टनरशिप के रूप में इनके जो रिलेशन है उसको इसने स्टडी करने का बताया। नेक्स्ट जो राज्य विस्तार की जो नीति है उसके बारे में इन्होंने बताया था कि जो जर्मनी को उकसाया इसने, और अपने जो समुद्र पार जो कॉलोनियाँ बनानी चाहिए, ब्रिटेन को चुनौती देने के लिए बड़े बेड़े बनाने चाहिए। और राज्य क्षेत्र की वृद्धि का ये नियम है कि वह विकसित बनने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करे। विस्तारवादी नीति को इन्होंने बढ़ावा दिया। और जो उच्चतर सभ्यता या अधम कोटि की जो सभ्यता उसको मिटाकर और विस्तार कर लेना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि अधम कोटि की जो सभ्यता विस्तार कर लेती है, नहीं, उच्चतर कोटि की जो सभ्यता है वो अधम कोटि को मिटाकर विस्तार कर लेती है, उसी प्रकार राज्य को भी कमजोर राज्य को हड़प कर और अपना विस्तार करना चाहिए, क्षेत्र विस्तार करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और इनका कंसेप्ट फेल हो गया था क्योंकि जर्मनी जो है वो युद्ध में हार गया था। तो जो हर्टलैंड की जो, अगर ये इनका कंसेप्ट मान लिया जाता और जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो हर्टलैंड का जो कंसेप्ट था मैकिंडर का जो थे वो ब्रिटिश जो भूगोलवेता थे, मैकिंडर का हर्टलैंड कंसेप्ट है उसको भी थोड़ा देखते हैं अपने, उसकी स्टडी करेंगे। हर्टलैंड जो है अपन उस जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हर्टलैंड को पढ़ेंगे अपन ने। तो हर्टलैंड के बारे में इन्होंने बताया था कि वो बिल्कुल अविजित है, उसको कोई क्षेत्र को विजित नहीं कर सकता, ऐसा इनका मानना था। हर्टलैंड जो कंसेप्ट है वो मैकिंडर का था और मैकिंडर ने ऐसे कहा था। हर्टलैंड कंसेप्ट के बारे में मैकिंडर ने बताया था। और मैकिंडर ब्रिटिश जो थे, इन्होंने कंसेप्ट दिया था यूरेशिया जो क्षेत्र है, उत्तरी जो महासागर है, उत्तरी महासागर, आर्कटिक महासागर है, उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके बारे में इन्होंने बताया था है। और हर्टलैंड जो क्षेत्र है वो पहुंच से बाहर है, यानी कि उसको वो अविजित है, उस बहुत दुर्गम है, वो पर्वत श्रेणियों से घिरा है। एक तरफ से वो पर्वत श्रेणियों से घिरा है और एक तरफ से वो महासागर से घिरा है, उत्तरी महासागर से घिरा है, तो उसको विजिट नहीं किया जा सकता है। और जो पूर्वी यूरोप पर जो शासन करेगा वो हर्टलैंड पे शासन करेगा, और जो हर्टलैंड पर शासन करेगा वो अपना प्रभाव है वो विश्वद्वीप पे रखेगा। मैकिंडर के हर्टलैंड के बाद अपने थोड़ा सा इसका और अध्ययन करते हैं, डिटेल स्टडी थोड़ी सी, कि जो
रेटजेल जो है उन्होंने ये मानना था कि राज्य जो है वो जीव की भांति विकसित बने अथवा वह समाप्त हो जाएगा और कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। जो कमज़ोर राज्य हैं उनको वो कभी समर्थ नहीं हो पाएंगे, ऐसा इसका मानना था। और उसकी इस दार्शनिक धारणा लेवेंसट्रॉम जीव के समान स्थान ने उत्कृष्ट और निकृष्ट सुपीरियर जो इन्फीरियर जो राष्ट्रों हैं उनमें विवाद खड़ा कर दिया। उसकी यह मान्यता थी कि केवल उच्च प्रजातियां अथवा राष्ट्रों को ही अपने इलाकों को विस्तार देने का अधिकार है और वे घटिया व मातहत राष्ट्रों को अधिग्रहित कर अपने क्षेत्र या राज्य का विस्तार करने का अधिकार रखते हैं। ये अपन ने पहले भी देख लिया था कि जो कमज़ोर राज्य हैं उनको ख़त्म हो जाना चाहिए या फिर उस जो बड़े जो राज्य हैं उनमें उसको मिल जाना चाहिए, और बड़े जो राज्य हैं उनको अधिकार स्वरूप उस पर अधिग्रहण कर लेना चाहिए। तो यह जो राजनीति है वह निर्बल पर बलवान द्वारा अपहरण की राजनीति है। जब कोई राष्ट्र अपनी सीमाओं का विस्तार करता है वह कमज़ोर राष्ट्र को हड़पने और बलवान द्वारा अपने शक्ति प्रदर्शन की ही दशा है। तो ये देख पाएंगे अपने कि ये जो रेटजेल जो है इन्होंने इसको कंसेप्ट को बल दिया है। और वर्तमान में भी जो अपन राजनीति देखते हैं, जो जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजीज अपने देखते हैं वर्ल्ड में, वो भी क्या है कि अपहरण की राजनीति है। जैसे बड़े जो कंट्रीज़ हैं वो छोटे कंट्रीज़ हैं जो लोकेलिटी में या फिर जो कमज़ोर हैं रिसोर्सेज में, तो उन पर अधिकार करते हैं। नेक्स्ट है कि रेटजेल जो है इन्होंने मानव भूगोल को और भूगोल जो है उसमें से अलग करने के बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। इनका मानना था कि भूगोल है उसका वो बिल्कुल मानव उसके केंद्र में है और मानव पर ही उसका अध्ययन का क्षेत्र होना चाहिए, मानव ही उसका। तो ये क्या है कि एक विद्वान थे जॉर्ज जिराल्ड, तो इनके साथ मतभेद था। जिराल्ड का मानना था कि भूगोल का अध्ययन क्षेत्र मनुष्य के संदर्भ में न होकर केवल मात्र पृथ्वी का जो अध्ययन है वही होना चाहिए, ऐसा जिराल्ड का मानना था। और जिराल्ड का मानना था कि परिशुद्ध जो नियम है उनका निर्माण मानव को भूगोल में से अलग कर देने से संभव है, क्योंकि मानव का व्यवहार जो है वो बहुत ही अविश्वसनीय और अनिश्चित होता है। तो इसलिए क्या है कि अगर अविश्वसनीय और अनिश्चितता को अपन उसमें से निकाल देंगे तो जो प्राकृतिक जो पिंड है, पृथ्वी जो पिंड है मानव से रहित, उसका अध्ययन करना आसान हो जाएगा, ऐसा जॉर्ज जिराल्ड जो है उनका मानना था। पर जो विद्वान जो थे रेटजेल, ये इनकी बातें समर्थक नहीं थे और इन्होंने क्या कहा कि प्राकृतिक भूगोल को व्यक्त करने वाली भूगोल के क्षेत्र की इस अमूल विचारधारा को रेटजेल ने विवादास्पद कहा। रेटजेल इस मत के समर्थक नहीं थे और इन्होंने कहा कि मानव भी भौगोलिक ज्ञान में अभिन्न कारक बना है और ये इनका मानव को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। उसने जोर देके ये कहा कि विभिन्न प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाएं हैं उसमें मनुष्य सदैव समानुकूलन कर जीवित बना, अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित कर वह वर्तमान जो विकास है उसको प्राप्त कर पाया है। नेक्स्ट है जो समस्त भौगोलिक वातावरण में एकता देखकर उसकी प्राकृतिक व सांस्कृतिक क्रियाओं के प्रति समायोजन कर वर्तमान तक स्थिर बना रहा। और रेटजेल का ये जो कथन है ये विविधता में एकता का समर्थन करता है या पालन करता है। और जो भूगोल के बारे में जो थी कि मानव सेंट्रिक इसका अध्ययन होना चाहिए, ये जो विचारधारा है वो कई दशाब्दी तक छाई रही। और रेटजेल की जो रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी वो मानव बेस्ड थी। और इसमें जो आगे अपने सैंपल का जो एक स्टेटमेंट है वो देखेंगे। सैंपल जो है वातावरणीय नीतिवादी थी, उसने कहा था कि मानव जो है वो अपने कार्यों के बल पर आगे बढ़ा, उसके साथ ही उसकी आकृतियाँ व समस्याएं विकसित बनी, उसने वस्तुओं में सार को ग्रहण किया और उसकी पैनी दृष्टि सदैव विशाल स्थिति में से व्यवस्थित ज्ञान को ग्रहण कर छोटी मोटी सूचनाओं से आंखें मूंद लेती। इसी में उसकी महानता और परिसीमन निहित है। आपको सेंटेंस याद तो नहीं रखना, बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मानव के बारे में सैंपल के क्या विचार थे और उसका क्या दृष्टिकोण था। वातावरणीय नीतिवाद की वो समर्थक थी, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर में अपन ने रेटजेल को पढ़ा, रेटजेल की जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उनको पढ़ा। नियतिवादी विचारधारा थी, निगमनात्मक अप्रोच थी उसकी, और जो लेवेंसट्रॉम जो कंसेप्ट दिया उसके बारे में पढ़ा। तो आप जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे।